नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के एक बार पुनः इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रातः अपने सीधे प्रसारण में आपसे एक वायदा किया था कि कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं। खास करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने कल एक बयान दिया था शाम को, और बयान जो है भारतीयता पर उसको मजबूत करने के लिए था, मगर कईयों को पसंद नहीं आ रहा है, और खास करके जम्मू कश्मीर पीडीपी की सर्वोसर्वा महबूबा मुफ्ती को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि युद्ध राष्ट्र की इच्छा शक्ति के लिए लड़े जाते हैं, और हम साइकोपैथ यानी कि मनोरोगी नहीं हैं जिन्हें दुश्मनों के शव या कटे हुए अंग देखकर संतोष या सुकून मिले। लड़ाइयां इसलिए नहीं लड़ी जाती हैं। अजीत डोभाल ने कहा था कि उन्होंने ये भी कहा था कि युद्ध किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं ताकि हमारी शर्तों पर आत्मसमर्पण करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के उद्घाटन समारोह में ये शब्द अजीत डोभाल ने कहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ 5 बड़ी बातें भी कही थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि दुनिया में हो रहे सभी युद्ध और संघर्षों को देखें तो साफ है कि कुछ देश दूसरों को अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं, लेकिन अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई देश इतना शक्तिशाली है तो कोई उसका विरोध ना कर सके, हमेशा स्वतंत्र रहेगा। लेकिन अगर संस्थान और हथियार हों पर मनोबल न हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बयान जो दिए थे, ये बयान जो हैं जैसे सार्वजनिक हो, तेजी से इसकी काफी चर्चा हुई, कई जगहों पर इस पे चर्चा हुई, बहसें हुई, और इसी के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुछ बात कही है तो उनको इनकी बात हजम नहीं हो रही है। उसके लिए उन्होंने जो कहा है वो सचमुच चौंकाने वाला है, और उन्होंने जिस तरीके से अजीत डोभाल को घेरा है उसे कतई हम सही नहीं कह सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा इस संबंध में भी कोशिश ये होगी कि इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक अगले अंक में क्या कोशिश करूंगा आज ही इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूं। बयान उनका सार्वजनिक हो चुका है और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, संभवतः एक सभ्य जो नेता है उसे ये उनके लिए सही शब्द नहीं है। चलिए आपको मैं बताता चलूं, महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने का आह्वान करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर निशाना साधते कहते हैं कि एक उन्होंने पोस्ट लिखा है, उसमें लिखा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनएसए जिसका कर्तव्य और राष्ट्र की रक्षा करना है ने नफरत और सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होने का विकल्प चुना है। दिल्ली में जो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने ये कहा था कि भारत के हमलों और दमन का दर्दनाक इतिहास का बदला लेने के लिए केवल सीमाओं पर आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करना होगा। अपनी पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने कहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री अजीत डोभाल जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जिनका कर्तव्य आंतरिक और बाहरी नापाक मंसूबों से राष्ट्र की रक्षा करना है, ने नफरत सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होने के लिए मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का सामान्य करने के लिए विकल्प चुका है। उन्होंने कहा, सदियों पुरानी घटनाओं को 21वीं सदी के में नहीं जोड़ा जा सकता, मगर ऐसा जो उनकी अपनी सोच है उस पर कहा है। और वैसे भारत एक प्रजातंत्र देश है, सभी को फ्रीडम ऑफ प्रेस है, शायद इसी के उन्होंने इसका लाभ उठाया है। चलिए, अपनी अपनी सोच है, बात है। आइए, रविवार है, आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो अलग से होती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अजब गजब खबरें, इसमें मैं आपको कभी कभार इस बारे में बताता
रहता हूं। आज भी इसकी कुछ चीजें आपके लिए लेके आया हूं। 20 मिनट में आप केवल 20 मिनट में पुराने मोबाइल से निकला सोना, 20 मिनट में पुराने मोबाइल से निकला सोना। वैज्ञानिकों ने ऐसा चमत्कार किया है और इससे लोग अब अमीर भी होंगे। ये चीन के वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कचरे में सोना निकालने की एक तकनीक विकसित की है जो लोगों को आश्चर्यचकित करती है। वैज्ञानिक आसानी से पुराने मोबाइल फोन से सोना निकाल सकते हैं, वो भी केवल 20 मिनट में। क्या आप जानते हैं कि आसपास कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिसमें सोना लगा होता है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं पुरानी हो जाती है तो लोग इन्हें फेंक देते हैं, अब वो ई कचरा बन जाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस ई कचरे के निपटान में एक अद्भुत तरीका खोज निकाला है। उन्होंने ई कचरे में सोना निकालने का सरल तरीका खोजा है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह तकनीक लोगों को अमीर भी बना सकती है। हालांकि केवल एक मोबाइल फोन या रिमोट कंट्रोल से निकाले गए सोने से अमीर होना असंभव है, लेकिन क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन इतनी आसानी से सोना निकालना भी एक अद्भुत उपलब्धि है। आपको याद होगा यहाँ पर भी जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके यहाँ जो कुछ काम करते हैं, और जब करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या स्ट्रीट में काम करते हैं, उसको जहां से सोना वो पिघलाते हैं, वो गलियों में एक लेके जैसे मैग्नेट होता है वो लगा के भी शायद वो थोड़ा सा उन्हें सोना चांदी मिल जाता है। आइए एक और आश्चर्यजनक खबर में आपको और उससे रूबरू कराता हूं। घुटनों की सर्जरी के बाद, किसी वजह से घुटनों की सर्जरी हुई और उसके बाद जो युवक था वो ऐसी भाषा बोलने लगा जो सुनकर दिमाग सभी के सन्न रह गए। नीदरलैंड में एक चौंकाने वाली ये घटना सामने आई है। एक 17 वर्षीय लड़के की सर्जरी हुई, उसके जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आई थी और जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर केवल देखकर उनका परिवार भी हैरान हो गया, सन्न हो गया, क्योंकि लड़के को क्या हुआ। घुटने की सर्जरी के बाद बेटा बदल गया, ऐसी भाषा बोलने लगा। सुनकर परिवार के दिमाग में कंफ्यूज हो गया। पहले कुछ और भाषा बोलता था, मगर ऑपरेशन के बाद उसने भाषा कुछ और बोलने लगी शुरू कर दी। ये 17 वर्षीय लड़के के जीवन में घुटने की एक नियमित सर्जरी में ऐसा मोड़ लिया कि डॉक्टर, नर्सों और परिवार को झटका लगा। फुटबॉल खेलते समय उसे एक चोट लगने के बाद घुटने की हड्डी की सर्जरी के लिए उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। ऑपरेशन सफल रहा, मगर जिस जटिलता से इसका संज्ञाहरण से जागने पर हुआ वह अंग्रेजी बोलता था। वो लड़का जो स्कूल में केवल डच बोलता था, अब वह टूट गया और ऑपरेशन के बाद अच्छी अंग्रेजी बोलने लगा है। उसकी भाषा मूल डच पूरी तरह से गायब हो गई है। वह अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता था, बार बार कहता था वह यूटा USA रहता है। इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। डॉक्टर इसे बोलते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम होता है, जिसको शॉर्ट भाषा में FLS कहते हैं। एक यह बड़ी दुर्लभ तांत्रिक संबंधी स्थिति है जिसमें रोगी जो है वो अचानक अपनी मूल भाषा को छोड़ देता है और दैनिक उपयोग के अलावा किसी अन्य भाषा को बोलने लगता है। ये अंग्रेजी बोलने लग पड़ा है। चिकित्सा साहित्य में ऐसा केवल 9 मामले दर्ज किए गए हैं। यह एक किशोर से जुड़ा पहलू मामला है। सर्जरी के तुरंत बाद नर्सों ने लड़के को अंग्रेजी में बोलते देखा तो वो अवाक रह गई, लेकिन उन्हें लगा शायद एनेस्थीसिया तो बेहोशी के लिए देने के बाद जागने पर भ्रम हो जाता है, तभी वो अंग्रेजी बोलता है, मगर ऐसा नहीं था। अब जब घंटों के बाद भी डच शब्द नहीं बोल पा तो डॉक्टरों ने मनोचिकित्सक डॉक्टरों को बुलाया। पता चल लड़का सहज था, आंखों से संपर्क बना के रखता था, लेकिन केवल अंग्रेजी प्रश्नों का आह्वान करने पर वह एक कुत्ते की सीटी है जो गरीब अशिक्षित युवाओं को अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए उकसाता है।
आइए इसके साथ कुछ बात करें बांग्लादेश और रोहिंग्यास की, जो हर जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हैं, अवैध रूप से उन्हें डिपोर्ट करने की बात कही जा रही है। जम्मू में भी इसका काफी तेज असर है कि विशेष करके शिवसेना बाल ठाकरे काफी इसमें अग्रसर हुई है और स्वयं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार इसमें असफल होती है, हम सरकार के साथ मिलकर इनकी पहचान करेंगे, चाहे वो जम्मू में है, चाहे कठुआ में है, चाहे सांबा में है, और ये उन्होंने कहा है। मगर ऐसा होते देख ये लग रहा है कि कुछ जगहों पर देश में बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। 4 महीनों के दौरान 85 बांग्लादेशियों को ढूंढ कर निकाला गया है। इसमें पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं भी हैं। पुलिस की टीमें इन्हें हिरासत में लेकर शेल्टर रूम भेजती है और वहां से दस्तावेज, नाम, परिवार जान लेकर बीएसएफ को भेज देती है। इसके बारे में बांग्लादेश भेज दिया जाता है। महज 9 दिनों के अंदर हरियाणा से पलवल नामक स्थान है, 2025 से पलवल में नूह और पुलिस के महज 9 दिनों के अंदर 106 बांग्लादेशियों को रिपोर्ट किया है। फरीदाबाद में पुलिस की टीम ने शहद के अवैध रूप में रंगियों की तलाश कर दी है और यही हाल यूपी में है। और अब हालांकि जम्मू में जो शेल्टर बना है इनके लिए हीरा नगर में, मगर उसमें वहां है उनको भी डिपोर्ट नहीं किया गया। आशा है खरबूजे को देखकर जो खरबूजा रंग बदलता है, उसकी कहावत को यथार्थ करते हुए अब संभवतः जम्मू कश्मीर में भी यहाँ का प्रशासन ये करेगा। चूंकि ये होम डिपार्टमेंट की बात है और इसमें एक्टिवनेस हो सकती है, खास करके जब कुछ राजनीतिक संगठन भी इसमें आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। चलिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में इतना ही, और जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी, चाहे वो अजब गजब खबरें हों या राजनीति प्रेरित हों, वो आप सब तक लेके आऊंगा मैं। तब तक आप सभी को नमस्कार।